नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, भारत के संविधान की विशेषताएं। देखिए, आज हम इस वीडियो में भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे जानेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी को थोड़ा थोड़ा जानेंगे और इन सभी टॉपिकों के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अलग अलग हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन लिखना आ जाए कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप किस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इन सभी को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखने में आपको ये बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन अगर आप इनको समझेंगे तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो शब्द होते हैं, वो देख लीजिए, सकारात्मकता और नकारात्मकता। सबसे पहले आप इन दो शब्दों को समझिए, सकारात्मकता क्या है और नकारात्मकता क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इतना सारा याद करना है, आपको इतना सारा याद करना है, तो हम बोलेंगे नकारात्मकता। और अगर मैं बोलूं आपको कि आपको बस इतना सा याद करना है, मतलब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि ये बहुत थोड़ा है, आप इसको याद कर सकते हैं आराम से, तो इसको हम बोलेंगे सकारात्मकता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे नकारात्मकता और सकारात्मकता में क्या डिफरेंस है। तो आप सभी को हमेशा कौन सी चीज चुननी चाहिए, सकारात्मकता वाली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला विशेषता जो है, सबसे लंबा लिखित संविधान। अब जो संविधान है उसको दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है वो है लिखित संविधान, और हमारे भारत देश का जो संविधान है वो एक विस्तृत संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। जब हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इस समय हमारे भारत देश के संविधान में 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। तो अब आप देखिए कितना लंबा, कितना विस्तृत संविधान है। आज के समय में 12 अनुसूचियां हैं और जो अनुच्छेद हैं इनके भी आगे पार्ट हैं, ए ऐसे, जैसे 21A, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत देश का जो संविधान है वो एक विस्तृत संविधान है, क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल हैं। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि संविधान इतना बड़ा बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। वो कारण आप क्या दे सकते हैं कि एक तो हमारा भारत देश जो है वो बहुत बड़ा देश है। ये देखिए, हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है और इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें विभिन्न धर्मों के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, और फिर भी हमारे भारत देश के सभी लोगों में एकता है। तो इसके लिए हमारे भारत देश का संविधान बहुत बड़ा बनाया गया। और हमारे भारत देश का संविधान बड़ा होने का एक और कारण है, क्योंकि हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी का सिर्फ एक संविधान है। तो अब जो हमारे भारत देश का संविधान है, जैसे हमारे भारत में अब 28 राज्य हैं, तो उन सभी 28 राज्यों का एक ही संविधान है। तो संविधान तो बड़ा होना ही है, ज़्यादा नियम कानून बनाने पड़ेंगे। दूसरी, विभिन्न स्रोतों से विहित, कि हमारे भारत देश के जो संविधान के आर्टिकल है, जो कानून है, जो प्रावधान है, वो अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। और हमारे भारत देश के जो संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा हमारे भारत देश के संविधान का कहां से लिया गया है, 1935 में जो अधिनियम आया था उससे लिया गया है। यहां से बहुत से प्रावधान हमारे भारत देश के संविधान में लिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि बाहर के जो दूसरे देश हैं, जैसे उनके संविधानों से अगर हमारे भारत देश के संविधान में लिया गया है तो वो हमारे भारत देश के हिसाब से फिट किस तरह से बैठता है। तो ये एक बात याद रखिए कि बाहर के, जैसे अमेरिका से कुछ हमारे भारत देश के संविधान में लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से ज्यों का त्यों, मतलब सेम टू सेम हमने ऐसा ही उसको अपना लिया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसमें चेंज किए हैं, उसमें परिवर्तन किए हैं, और जो हमारे लिए सही था वो हमने रख लिया, बाकी को छोड़ दिया। फिर अगला नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। संविधान देखिए दो तरह के होते हैं, कठोर और लचीला।
तो हमारे भारत देश का संविधान ना तो कठोर है ना लचीला है, इन दोनों के बीच का है। ऐसा क्यों है? कठोर का मतलब कि जैसे हमारे भारत देश का संविधान अगर कठोर होता तो उसमें जो संशोधन करना होता है, अगर उसमें आवश्यकता अनुसार समय के अनुसार कुछ संशोधन करना होता है तो वो करना बहुत कठिन होता है। और लचीला क्या है? लचीले में आराम से संशोधन हो सकता है। तो हमारे भारत देश के संविधान में ना तो इतनी आसानी से संशोधन हो सकता है और ऐसा भी नहीं है कि संशोधन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। फिर है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें देखिए आप, केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकारें भी होती हैं। हमारे भारत देश के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब कि केंद्र के पास भी कानून बनाने की पावर है, राज्यों के पास भी कानून बनाने की पावर है। इनके विषय बांट दिए गए हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उन पे कानून राज्य सरकारें बना सकती हैं, केंद्र सूची वाले जो विषय हैं उन पे कानून सिर्फ केंद्र सरकारें बना सकती है, समवर्ती सूची में दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। लेकिन अब समवर्ती सूची के एग्जाम्पल से समझिए कि समवर्ती सूची में कोई विषय है, उस पर राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, तो किसका कानून चलेगा? तो केंद्र सरकार का कानून चलेगा। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। और इस पॉइंट में हम एक और जब आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। अगला पॉइंट, सरकार का संसदीय रूप। देखिए, इसको आप किस तरह से समझिए कि विधायिका एवं कार्यपालिका। विधायिका का क्या मतलब है? जहां पे कानून बनाए जाते हैं। कार्यपालिका जो उन कानूनों को लागू करते हैं, मतलब कार्यान्वित करते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच आपस में जो संबंध होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका के बीच आपस में जो संबंध होते हैं, उनके आधार पे 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक होती है संसदीय और एक होती है राष्ट्रपतीय। तो हमारे भारत देश ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया? संसदीय व्यवस्था को अपनाया। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब आप एक बात बताइए, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री इस समय कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो एक बात बताइए कि अब जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या आपने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी को वोट डाली है? जी नहीं। आपने क्या किया है? आपने अपने एरिया के MP को वोट डाली है। तो फिर जब हमने MP को वोट डाली तो MP को वोट डालने के बाद ये जो MP बने, इन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, इन्हीं में से मंत्रिमंडल चुना जाता है। तो अब ये जो मंत्रिमंडल है और इन्हीं में से मंत्रिपरिषद बनती है। तो हमने ये जो MP चुने, ये सारे के सारे MP संसद में बैठते हैं और कानून बनाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे विधायिका और इनको हम बोलेंगे कार्यपालिका। तो अब आप एक बात बताइए, जो संसदीय व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि ये जो विधायिका है इसी में से कार्यपालिका चुनी जाती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, संसदीय प्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मतलब इसको बिल्कुल सिंपल तरह से समझिए। संसदीय प्रभुत्व का क्या मतलब है कि हमारे भारत देश की जो संसद है उसको शक्ति प्राप्त है कि वो हमारे भारत देश के संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसको तो हम बोलेंगे संसद की संप्रभुता। मतलब संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है। लेकिन किसी भी तरह से मतलब ये नहीं है कि कुछ भी संशोधन कर दे। केशवानंद भारती केस, इसको हम पढ़ेंगे। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद को पावर दी कि आप किसी भी तरह का संशोधन कीजिए, लेकिन जो संविधान है उसका मूलभूत ढांचा आप लोग नहीं छेड़ सकते। मतलब मूलभूत ढांचे में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, कोई चेंज नहीं। फिर सर्वोच्च न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि संसद ने जो संशोधन किया है संविधान में वो सही नहीं है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है और अगर वो संशोधन गलत पाया गया तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हमारे भारत देश में जो न्यायपालिका है उसके पास
न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। मतलब अगर संसद ने या राज्य विधानमंडल ने कोई भी ऐसा कानून बना दिया या कोई भी ऐसा संशोधन कर दिया संविधान में जो मूलभूत ढांचे के खिलाफ है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा के तहत उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो इन दोनों के बीच समन्वय है, मतलब इनको भी अपनी शक्ति प्राप्त है, इनको भी अपनी शक्ति प्राप्त है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। अब हमारे भारत देश में क्या होता है, जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब कि जैसे सबसे ऊपर आ गया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, और फिर इसके नीचे जो कोर्ट होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एकीकृत न्यायपालिका का क्या मतलब है कि हमारे भारत देश में जैसे राज्य सरकार ने भी जो कानून बनाया और जो केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया, तो हमारे भारत देश में ऐसा कुछ नहीं है कि जो राज्य के कानून होंगे उन पे सिर्फ हाई कोर्ट का अधिकार है और केंद्र के जो कानून होंगे उन पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुना सकता है। हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। मतलब हमारे भारत देश में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत से क्या तात्पर्य है कि जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस किया और आप केस हार गए, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट में भी अगर आप हार गए, आप यहाँ से भी संतुष्ट नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हमारे भारत देश में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। अगला है मौलिक अधिकार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे भारत देश का संविधान हमें, हमारे भारत देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। हमारे भारत देश के जो संविधान में भाग नंबर 3 है वो हमारे भारत देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है। 6 मौलिक अधिकार, इनके बारे अलग से वीडियो में समझेंगे। 6 मौलिक अधिकार। और हमारे भारत देश के संविधान ने जो हमें ये मौलिक अधिकार दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे भारत देश के नागरिकों को सिर्फ प्राप्त है। हमारे भारत देश में जो मौलिक अधिकार है उनमें से कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, मतलब हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं, और कुछ हमारे भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के लिए हैं, मतलब गैर नागरिक जो विदेशी लोग हैं उनके लिए भी है। फिर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। यह हमारे भारत देश के संविधान का भाग नंबर 4 है। ठीक है, भाग नंबर 4। इनको क्यों ऐड किया गया, इनका क्या तात्पर्य है, इनका क्या उद्देश्य है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का, कि जब कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारे भारत देश के लिए, अपने भारत देश के नागरिकों के लिए कोई कानून बनाती है, तो ये जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है। फिर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये हमारे भारत देश के मूल संविधान में थे या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य हमारे भारत देश के मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया। और इनको ऐड कब किया गया, मूल संविधान में नहीं, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। तो कितने मूल कर्तव्य हैं, देखिए एक कमेटी आपको याद रखनी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यह बनाई गई थी मूल कर्तव्यों के लिए। तो इसने कहा कि आप हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं, ये जो मूल कर्तव्य है ये सिर्फ हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए हैं। तो इसने कहा कि आप 8 मूल कर्तव्य इसने बताए। तो अब क्या सरकार ने 8 ही मूल कर्तव्य ऐड किए? जी नहीं, सरकार ने संविधान में जोड़े 10 मूल कर्तव्य, और उसके बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो अब टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। फिर है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है कि हमारे भारत देश का जो संविधान है इसने हमें, हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं उनका जो धर्म है, यानी आप इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि देखिए हमारे भारत देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और हमारे भारत देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है
वो हमें बताता है कि हमारे जो भारत देश है इसका कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब अपने धर्म से क्या मतलब है कि सरकार का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि जो हमारे भारत देश है इसमें सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है, सभी धर्मों की इज्जत की जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में किसी एक धर्म को सरकार ज़्यादा बताती है यानी ज़्यादा इज्जत देती है, ऐसा नहीं है। हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जितने भी हमारे भारत देश में धर्म है उन सभी को हमारे भारत देश का समान संरक्षण प्राप्त है। और एक इंपॉर्टेंट बात, धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे भारत देश की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था? वो 1976 में ही हुआ था, ये 42वें संशोधन में। तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, और वो 3 शब्द कौन कौन से थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, और कौन सा था? अखंडता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि हमारे जो भारत देश है उसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश का संविधान हमारे भारत देश में जितने भी धर्म हैं उनको समान संरक्षण देता है। मतलब सभी धर्म बराबर हैं, सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारत देश जब आज़ाद हुआ, तो जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। मतलब इसका क्या मतलब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का? कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप सभी को वोट देने का अधिकार है। आप सभी इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो क्या जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जैसे अगर आज आप लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप सभी वोट डालते हैं, सभी की वोट की कीमत बराबर है। चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी गरीब हो, आपके पास भी एक वोट है, दूसरे के पास भी एक वोट है। तो एक बात देखिए आप, पहले जब मूल संविधान बना था तो उस समय 21 वर्ष की आयु थी कि अगर आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, आप 21 साल के हो चुके हैं तो आपको वोट का अधिकार है। लेकिन बाद में इसको 18 साल 21 की जगह 18 वर्ष कर दिया गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी के बारे हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा संशोधन कब हुआ, लेकिन आज का टॉपिक हमारा सिर्फ भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। फिर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारत देश में इस समय 28 राज्य हैं। तो आप चाहे कहीं पे भी रहें, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। आपको राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है, आपको भारत देश की नागरिकता प्राप्त है। तो एकल नागरिकता का यही मतलब है कि चाहे आप हरियाणा के नागरिक हैं, चाहे आप पंजाब के नागरिक हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे तमिलनाडु, चाहे आप कहीं के भी नागरिक हैं, लेकिन आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। आपको राज्य की नागरिकता नहीं दी जाएगी, आपको भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। फिर है स्वतंत्र निकाय। अब देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें कुछ स्वतंत्र निकाय भी हैं और इनका होना बहुत जरूरी है। जैसे स्वतंत्र निकाय से क्या मतलब है कि आप में से अब बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप में से बहुत से लोग अपने राज्य सरकार की जो नौकरियां होती है उनकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके एग्जाम कौन कराता है? जैसे यूपीएससी हो गई, केंद्र लोक सेवा आयोग, तो ये स्वतंत्र निकाय हैं। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग, और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया जैसे जो हमारे भारत देश में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस को कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। तो ये कुछ स्वतंत्र निकाय हैं जो हमारे भारत देश के संविधान ने हमें दिए हैं। फिर है आपातकालीन प्रावधान। अब भारत देश में का जो संविधान है उसमें जो आपातकाल है उसके लिए, अब जो आपातकाल है वो 2 तरह का हो सकता है। जो आपातकाल है 2 तरह का नहीं, सॉरी, वो हो सकता है 3 तरह का। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। तो जब भी भारत देश में
आपातकाल लगाया जाएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो जो राज्य सरकार की पावर होती है वो सारी की सारी पावर, मतलब राज्य सूची में जो कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है वो सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है। मतलब भारत का संविधान है संघीय है, लेकिन उस समय केंद्र की पावर ज्यादा हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप यहां से समझिए। आपातकाल टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे, आपके लिए समझना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? आर्टिकल 352 का यूज करके इसको लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन में आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल में आर्टिकल 360। तो इनमें आपको एक बात बता देता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल हमारे भारत देश में अब तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लग चुका है, राज्यों में लगता है, और वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, फिर है त्रिस्तरीय सरकार। अब देखिए त्रिस्तरीय सरकार से आपका क्या समझते हैं आप, कि केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार राज्यों में, और स्थानीय शासन भी तो होता है ना। जैसे अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में जो सरपंच बनते हैं वो स्थानीय शासन में आते हैं। तो 3 तरह की सरकार है हमारे भारत देश में। मतलब स्थानीय शासन, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच बनते हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो स्थानीय शासन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। स्थानीय शासन 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमारे लिए पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वां और 74वां, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारे भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ हमारे आने वाली जो सारी की सारी वीडियो है उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, एक बार और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।